कंपनी घाटे से सीधे बड़े मुनाफे में कैसे पहुंच जाती है? वो भी मतलब बिना दाम बढ़ाए और बिना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किए। ये सवाल बहुत दिलचस्प है और ज्यादातर लोग इसका जवाब किसी मुश्किल फाइनेंशियल रेशियो या किसी गुप्त रणनीति में ढूंढते हैं। हाँ, सबको लगता है कोई जादू हो गया। बिल्कुल। लेकिन असल में इसका जवाब एक बहुत ही सामान्य से लगने वाले, यहाँ तक कि थोड़े बोरिंग शब्द में छिपा है: कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। सही कहा। और अगर किसी ने इसे एक कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ लिया, तो वो उन छिपे हुए मौकों, उन टर्न अराउंड स्टॉक्स को पहचान सकता है जिन्हें ज्यादातर बाजार नजरअंदाज कर देता है। यही इसकी खासियत है। ये एक ऐसा मीट्रिक है जो आपको किसी कंपनी के तिमाही नतीजों या बैलेंस शीट में सीधे सीधे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कोई सीधा कॉलम नहीं होता इसका। नहीं, ये कोई आधिकारिक नंबर नहीं है, लेकिन ये उस कंपनी के आने वाले कल की, उसके भविष्य के मुनाफे की कहानी बताता है। आप कह सकते हैं कि ये किसी भी कंपनी की ऑपरेशनल हेल्थ को समझने की एक मास्टर की है। तो ठीक है, चलिए इस मास्टर की को इस्तेमाल करते हैं और इस ताले को खोलकर समझते हैं आखिर ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है क्या। चलिए एक बहुत ही सरल उदाहरण से शुरू करते हैं। जरूर। कल्पना कीजिए कि एक कार बनाने वाली फैक्ट्री है। ठीक है। उस फैक्ट्री की पूरी क्षमता, मतलब अगर वो अपनी पूरी ताकत से काम करे तो वो महीने में 100 गाड़ियां बना सकती है। ये उसकी 100% कैपेसिटी हो गई। ओके, 100 गाड़ियां उसकी पीक परफॉर्मेंस है। हाँ, अब मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था थोड़ी सुस्त है, डिमांड कम है, तो वो फैक्ट्री महीने में सिर्फ 40 गाड़ियां बना रही है। तो इसका मतलब हुआ कि उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिर्फ 40% है। बिल्कुल, वो अपनी क्षमता का आधे से भी कम इस्तेमाल कर रही है। और अगर कुछ महीनों बाद मान लीजिए त्योहारों का सीजन आता है और डिमांड बढ़ जाती है और वो 80 गाड़ियां बनाने लगती है, तो उसका यूटिलाइजेशन बढ़कर 80% हो जाएगा। गणित बहुत सीधा है। 40% मतलब कम इस्तेमाल, 80% मतलब बेहतर इस्तेमाल। पर इस सीधे से गणित के पीछे मुनाफे का एक बहुत बड़ा राज छिपा है। इस राज को और आसानी से समझने के लिए मुझे लगता है एयरलाइन का उदाहरण सबसे अच्छा रहेगा। हाँ, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, एक फ्लाइट मुंबई से दिल्ली जा रही है। अब उस हवाई जहाज को उड़ाने का जो मूल खर्च है, जैसे ईंधन, पायलट की सैलरी, एयरपोर्ट चार्ज, हाँ वो खर्च लगभग उतना ही रहेगा। चाहे उस फ्लाइट में 10 यात्री सफर कर रहे हों या 180 यात्री, हवाई जहाज तो पूरा का पूरा ही उड़ेगा। एकदम सही। तो अगर उस फ्लाइट में सिर्फ 10 यात्री हैं तो एयरलाइन को पक्का नुकसान होगा। जाहिर है, कमाई तो कुछ हुई नहीं। बिल्कुल। लेकिन अगर वही फ्लाइट पूरी 180 यात्रियों से भरी हुई है, तो हर अतिरिक्त यात्री, मतलब 11वें यात्री से लेके 180वें यात्री तक, उससे आने वाला पैसा सीधा सीधा प्रॉफिट में जाएगा। एग्जैक्टली। नतीजा 10 यात्रियों पर भारी घाटा और 180 यात्रियों पर जबरदस्त मुनाफा। और दिलचस्प बात यह है कि एसेट यानी हवाई जहाज वो तो वही है, बदला क्या? सिर्फ उस एसेट का उपयोग। हाँ, कम यूटिलाइजेशन से ज्यादा यूटिलाइजेशन। तो उस एयरलाइन वाले उदाहरण से तो साफ है, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि अंदर, मतलब कंपनी के बही खातों में ऐसा क्या होता है? ये यूटिलाइजेशन का प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस में कैसे बदल जाता है? जरूर लागत का कोई खेल होगा ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। सारा खेल कॉस्ट को समझने में छिपा है। हर बिजनेस में बेसिकली दो मुख्य तरह की लागतें होती है। पहली है वेरिएबल कॉस्ट। बदलने वाली लागत, जैसे कि कच्चा माल या रॉ मटेरियल। हाँ बिल्कुल। अगर आप एक गाड़ी बनाएंगे तो एक गाड़ी का स्टील और टायर लगेंगे, 10 बनाएंगे तो 10 के लगेंगे। ये लागत तभी लगती है जब प्रोडक्शन होता है। ज्यादा बनाओ ज्यादा खर्च, कम बनाओ कम खर्च, सीधी बात। हाँ, ये सीधी साधी लागत है। ठीक है, तो ये तो समझ में आती है, लेकिन मुझे लगता है कि असली कहानी उस लागत में छिपी होगी जो बदलती नहीं है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यही कहानी का असली हीरो या कहिए विलेन है। इसे कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, स्थिर लागत। अच्छा। ये वो लागत है जो आपको हर हाल में चुकानी ही पड़ती है, चाहे आपका प्रोडक्शन जीरो ही क्यों ना हो। जैसे फैक्ट्री की जमीन का किराया, मशीनों की मेंटेनेंस, परमानेंट स्टाफ की सैलरी, सिक्योरिटी गार्ड का वेतन, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, ये सब। ये फिक्स्ड कॉस्ट वाली बात मुझे उस कैफे की याद दिलाती है जो मेरे घर के पास है। लॉकडाउन में जब वो एक भी कॉफी नहीं बेच पा रहा था, तब भी उसे दुकान का किराया तो देना ही पड़ रहा था। आपका उदाहरण एकदम सटीक है। और यही फिक्स्ड कॉस्ट वो चीज है जो कम कैपेसिटी पर किसी भी कंपनी का मुनाफा खा जाती है। जब आपकी फैक्ट्री सिर्फ 40% क्षमता पर चल रही होती है, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट एक बहुत बड़े बोझ की तरह लगती है। तो चलिए इसी बोझ को गणित से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारी उस कार फैक्ट्री की महीने की फिक्स्ड कॉस्ट 100 रुपए, सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, 100 रुपए। अब अगर आप सिर्फ 40 गाड़ियां बना रहे हैं, तो ये पूरी की पूरी 100 रुपए की लागत इन्हीं 40 यूनिट्स पर बढ़ जाएगी।
इसका मतलब हुआ 100 रुपए को 40 यूनिट से भाग देंगे तो हर यूनिट पर 2.5 रुपए का अतिरिक्त बोझ आ गया। हाँ, ये 2.5 रुपए का बोझ सीधे सीधे हर गाड़ी की लागत में जुड़ गया। अब इसमें आप उस गाड़ी को बनाने का रॉ मटेरियल यानी वेरिएबल कॉस्ट भी जोड़िए, मान लीजिए वो 10 रुपए है। तो आपकी कुल लागत हो गई 12.5 रुपए। अगर आप उस गाड़ी को 13 रुपए में बेच रहे हैं तो आपका मार्जिन सिर्फ 50 पैसे। मतलब कंपनी बस किसी तरह जिंदा है, कमा नहीं रही। बिल्कुल फिक्स्ड कॉस्ट का बोझ सारा मुनाफा निकल जाता है। लेकिन क्या होता है जब अचानक बाजार में डिमांड बढ़ती है और वही फैक्ट्री 80 गाड़ियां बनाने लगती है? यहीं से जागू शुरू होता है। देखिए, फैक्ट्री वही है, मशीनें वही हैं, परमानेंट स्टाफ भी वही है, मतलब आपकी फिक्स्ड कॉस्ट अभी भी 100 रुपए ही है। हाँ, वो नहीं बढ़ी। लेकिन अब वो 100 रुपए 40 यूनिट्स पर नहीं बल्कि 80 यूनिट्स पे बढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली तो अब कैलकुलेशन क्या होगा? 100 रुपए को 80 यूनिट से भाग देंगे। ये आएगा 1.25 रुपए प्रति यूनिट। अरे ये तो सीधे आधा हो गया। देखा आपने, फिक्स्ड कॉस्ट का बोझ सीधे आधा हो गया। पहले जो 2.5 रुपए था वो अब सिर्फ 1.25 रुपए रह गया। मतलब बिना एक भी नया रुपया निवेश किए सिर्फ ज्यादा प्रोडक्शन से कंपनी की प्रति यूनिट लागत इतनी कम हो गई। हाँ, अब मैं समझ रहा हूँ कि कैसे मुनाफा अचानक रॉकेट बन जाता है। यही वो पॉइंट है। अब अगर आपका रॉ मटेरियल 10 रुपए का है तो कुल लागत हुई 11.25 रुपए, और अगर आप उसे 13 रुपए में ही बेच रहे 75 हैं रुपए हो गया, 3.5 गुना। जबकि सेल्स सिर्फ दोगुनी हुई। आपने कोई नया निवेश नहीं किया, कोई नई मशीन नहीं लगाई, बस अपनी मौजूदा क्षमता का बेहतर इस्तेमाल किया। ये तो कमाल है। मतलब सेल्स में थोड़ी सी बढ़त मुनाफे में एक बड़ा उछाल आ सकती है। क्या इस असर के लिए फाइनेंस की दुनिया में कोई खास शब्द है? क्योंकि एक तरह के लीवर जैसा काम कर रहा है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, लीवर। इस कॉन्सेप्ट को इसका औपचारिक नाम दिया गया है ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज। हाँ, लेवरेज का मतलब ही होता है किसी छोटी चीज से बड़ा असर पैदा करना। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब है कि जब आपकी सेल्स थोड़ी सी बढ़ती है तो फिक्स्ड कॉस्ट के फैल जाने की वजह से आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है। लेकिन इसका उल्टा भी सच होगा फिर जब सेल्स गिरती है? बिल्कुल, ये एक दो धारी तलवार है। जब सेल्स गिरती है तो यही फिक्स्ड कॉस्ट मुनाफे को और भी तेजी से गिराती है। ये सब जानना तो बहुत बढ़िया है, पर अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। एक निवेशक के तौर पर ये सब पता कैसे चलेगा? जैसा आपने शुरू में कहा, किसी रिपोर्ट में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नाम का कोई कॉलम तो होता नहीं है। ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। आपको सीधे तौर पर यह नंबर नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको एक जासूस की तरह सोचना होगा और सुराग जोड़ने होंगे। आपको एक पैटर्न खोजना होता है। तो वो संकेत क्या है? एक निवेशक को क्या खोजना चाहिए? कोई चेकलिस्ट जैसी चीज? हाँ, एक चेकलिस्ट बनाई जा सकती है। सबसे पहला और बड़ा संकेत है भारी कैपेक्स हो चुका हो। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, नई फैक्ट्री या मशीन पर बड़ा खर्चा। हाँ, मतलब कंपनी ने हाल के कुछ सालों में नई फैक्ट्री लगाने या मशीनें खरीदने पर पहले ही बहुत बड़ा खर्चा कर दिया है। ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखेगा। इसका मतलब है कि वो मुश्किल दौर जब पैसा लग रहा था वो पीछे जा चुका है। ठीक है, तो पहला कदम देखो कि बड़ा निवेश हो चुका है। दूसरा संकेत है कि प्लांट नया हो। अगर फैक्ट्री नई है तो मतलब आने वाले कई सालों तक किसी बड़ी मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ेगी। भविष्य में कोई बड़ा अनचाहा खर्च आने की संभावना कम है। ओके, तो प्लांट नया है, मेंटेनेंस का खर्चा कम होगा। आगे तीसरा और सबसे जरूरी संकेत, डिमांड अभी कमजोर हो। ये थोड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन यही रणनीति का दिल है। मतलब ऐसी कंपनी ढूंढो जो अभी अच्छा नहीं कर रही। हाँ, आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी है जिसके उत्पादों की मांग मौजूदा आर्थिक चक्र की वजह से अभी कम है। इसी वजह से उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होगा। और क्योंकि यूटिलाइजेशन कम है तो उसका मुनाफा भी कागजों पर बहुत खराब दिख रहा होगा। बिल्कुल, और यही हमारा चौथा संकेत है, मुनाफा दबावा दिख रहा हो। जब आप कंपनी के नतीजे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि या तो वो बहुत कम मुनाफा कमा रही है या शायद छोटे मोटे घाटे में है। और ज्यादातर निवेशक यही देखकर उस स्टॉक से दूर भागेंगे। एग्जैक्टली, उन्हें लगेगा कि ये एक खराब कंपनी है, जबकि असल में वो सिर्फ एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। तो अगर इन चारों पॉइंट्स को एक साथ मिला दें, एक ऐसी कंपनी जिसने बड़ा खर्च करके नई फैक्ट्री बना ली है, लेकिन फिलहाल डिमांड ना होने की वजह से वो क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रही है और इसलिए उसका प्रॉफिट खराब दिख रहा है। आपने इसे एकदम सही पकड़ा। इन सभी पॉइंट्स को मिलाकर एक सुनहरा नियम बनता है, कम यूटिलाइजेशन
प्लस डिमांड में सुधार की उम्मीद इक्वल्स भविष्य में मुनाफे का विस्फोट। ये तो काफी दमदार फ्रेमवर्क है, लेकिन इसमें जोखिम क्या है? क्या होगा अगर कोई निवेशक इस उम्मीद में पैसा लगा दे कि डिमांड वापस आएगी और वो कभी आई ही नहीं? ये बहुत जरूरी सवाल है। जैसा मैंने कहा, ऑपरेटिंग लेवरेज एक दो-धारी तलवार है और ये इसका सबसे बड़ा जोखिम है। आपको ये अंतर समझना होगा कि डिमांड में गिरावट साइक्लिकल है या स्ट्रक्चरल। साइक्लिकल और स्ट्रक्चरल, इसका क्या मतलब हुआ? साइक्लिकल गिरावट वो होती है जो अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव के साथ आती जाती रहती है। जैसे मंदी के समय सीमेंट की डिमांड कम होती है, लेकिन जब अर्थव्यवस्था पटरी पर आती है तो डिमांड वापस आ जाती है। ये एक साइकिल है। ठीक है, और स्ट्रक्चरल? स्ट्रक्चरल गिरावट वो होती है जहां किसी नई टेक्नोलॉजी या नियम की वजह से किसी प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जैसे कोयले से चलने वाले पावर प्लांट? एकदम सही। अगर कोयले से चलने वाला कोई पावर प्लांट आज 40% यूटिलाइजेशन पर है, तो ये उम्मीद करना मुश्किल है कि उसकी डिमांड वापस आएगी। दुनिया अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। ये एक स्ट्रक्चरल बदलाव है। तो निवेशक को सिर्फ कम यूटिलाइजेशन नहीं देखना, बल्कि ये भी पक्का करना है कि डिमांड के वापस आने की एक ठोस वजह मौजूद हो। हाँ, आपको उस इंडस्ट्री के भविष्य के बारे में एक नजरिया बनाना होगा। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सुनने में भली एक बोरिंग शब्द लगे, लेकिन असल में इसी के पीछे किसी कंपनी के अगले प्रॉफिट साइकिल की पूरी कहानी छिपी होती है। बिल्कुल, ये आपको भीड़ से अलग सोचने में मदद करता है। जब बाकी लोग सिर्फ पिछली तिमाही के खराब नतीजों को देख रहे होते हैं, आप उस कंपनी की भविष्य में मुनाफा कमाने की छिपी हुई क्षमता को देख पाते हैं। और इससे एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश मिलता है, सिर्फ नंबर्स देखने से पहले फैक्ट्री को देखो। मतलब सिर्फ प्रॉफिट लॉस के आंकड़ों में मत उलझिए, बल्कि समझिए कि कंपनी का ऑपरेशनल ढांचा कैसा है। एकदम सही। ये किसी भी बिजनेस को गहराई से समझने का एक ज्यादा टिकाऊ तरीका है। बहुत बढ़िया। ये वाकई में एक ऐसा लेंस है जो निवेश को देखने का नजरिया बदल सकता है। और इसी से जुड़ा एक विचार मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। अगली बार जब कोई कंपनी एक नई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने की घोषणा करे और बाजार उसके शेयर को इस डर से गिरा दे कि कंपनी का खर्च बहुत बढ़ गया है, तो घबराने की बजाय एक पल रुककर ये सवाल पूछना जरूरी है कि जब अर्थव्यवस्था में मांग वापस लौटेगी तो यही खाली पड़ी फैक्ट्री जो आज एक बोझ लग रही है, कितनी तेजी से मुनाफा बनाने वाली मशीन में बदल सकती है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स फाइनेंस कॉन्सेप्ट्स को सिंपल भाषा में समझने के लिए टिकर टेल्स को सब्सक्राइब करें।